हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप हमारे साथ बने हैं, आपका धन्यवाद। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आप लोगों के साथ एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। हमारा जो आज का विषय है वो है कैबिनेट मिशन, जो 1946 में लाया गया था। इससे पहले भी दोस्तों मैंने आप लोगों के बीच एक वीडियो रखा था जिसमें अंग्रेज़ों के भारत के संविधान सभा को निर्माण को लेकर प्रयास बताए गए थे, जिसमें हमने अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव को पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। 1946 में क्या होता है दोस्तों, अगर हम विश्व राजनीति की बात करते हैं तो विश्व की राजनीति में अगर हम देखते हैं तो विश्व की जो राज व्यवस्था है या विश्व की जो राजनीति है वो 3 श्रेणियों में डिवाइड की गई है। 3 श्रेणी कौन कौन सी है? सबसे पहले है एक दलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था जहाँ पर एक ही दल प्रतिनिधित्व करता है। एक ही दल क्या है? राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। एक ही दल राष्ट्र में क्या है? बार बार शासन करता है। दूसरा है दोस्तों हमारे पास द्विदलीय, जहाँ पर 2 दल शासन करते हैं। तीसरा क्या हमारे पास है? विश्व के अंदर ऐसे देश भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर बहुदलीय शासन व्यवस्था है, मतलब कि कोई भी दल चुनाव के माध्यम से जो जीत कर आएगा वह देश के अंदर शासन व्यवस्था कायम रखेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एक दलीय शासन व्यवस्था की, विश्व की क्षेत्र में देखते हैं एक दलीय शासन व्यवस्था। जैसे आपका चीन है ना, आपका रूस है, वहाँ पर क्या चलता है? कम्युनिज्म चलता है। ठीक है, और अगर हम द्विदलीय शासन व्यवस्था की बात करते हैं, आपका अमेरिका के अंदर द्विदलीय शासन व्यवस्था है। अमेरिका के अंदर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टियां, 2 पार्टियों में से कोई एक पार्टी शासन करती है ना। आपका इंग्लैंड है, आपका इंग्लैंड में क्या है? आपका ब्रिटेन में क्या है? वहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी या लेबर पार्टी, 2 पार्टियों में से कोई एक पार्टी शासन करती है। तीसरा है जो बहुदलीय है, जैसे हमारे भारत के अंदर है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर चुनाव लड़ सकता है, कोई भी क्या है शासन कर सकता है। यहाँ पर बहुदलीय मतलब बहुत सारे दल क्या है चुनाव में हिस्सेदारी अपनी ले सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास थे। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन की, है ना। ब्रिटेन में क्या है? द्विदलीय शासन व्यवस्था। द्विदलीय शासन व्यवस्था से तात्पर्य है दोस्तों जहाँ पर 2 दल प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2 दल क्या है? सिर्फ और सिर्फ 2 दलों में से कोई तीसरा फ्रंट नहीं है पब्लिक के पास। तो वहाँ पर जो 2 दल थे वो थे कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। और जब द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से लेकर 1945 तक, तो द्वितीय विश्व युद्ध में वहाँ पर चर्चिल जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉर्ज चर्चिल थे, जो किस पार्टी से संबंधित थे? कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित थे दोस्तों। जो कंजर्वेटिव पार्टी है इससे प्रधानमंत्री बने थे कौन? चर्चिल बने थे। और चर्चिल ने क्या किया? जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, उसने युद्ध तो जीते, द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी अच्छी एक छवि तो बनाई, द्वितीय विश्व युद्ध में अच्छा प्रदर्शन तो किया, लेकिन छवि सिर्फ और सिर्फ रण क्षेत्र में बना पाया, युद्ध क्षेत्र में बना पाए। जो ब्रिटेन की जनता है उनके दिलों में नहीं बना पाए। और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है वैसे ही दोस्तों क्या होता है? ब्रिटेन के अंदर चुनाव होते हैं और कंजर्वेटिव पार्टी के जो प्रतिनिधि थे, कौन थे? चर्चिल, उनको हराकर जो लेबर पार्टी के प्रतिनिधि क्लाइमेट एटली थे वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। कौन बनते हैं? क्लाइमेट एटली बन जाते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अच्छा, जो क्लाइमेट एटली होते हैं ये उदारवादी नेता थे, है ना। इनके अंदर क्या है? उदारवादी भावना थी। और इन्होंने क्या किया? 1946 में भारत के लिए, भारत की मदद के लिए या भारत के संविधान निर्माण के लिए एक मिशन को भारत भेजा। ठीक है, किसने भेजा? एटली ने भेजा, क्लाइमेट एटली ने भेजा। कब भेजा? 1946 को। किसने क्या भेजा? एक मिशन भेजा जिसको किसके नाम से जाना जाता है? कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन के नाम से इसको इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये जो मिशन है इसमें 3 सदस्य थे और जो तीनों सदस्य है वह ब्रिटेन की कैबिनेट के भी सदस्य थे, है ना। और अपनी कैबिनेट से जो 3 सदस्यों को भारत भेजा उनको कहा गया कैबिनेट मिशन। देखिए, कैबिनेट मिशन 1946, क्लाइमेट एटली ने कैबिनेट से 3 सदस्यों के मिशन को भारत भेजा। ठीक है, हो गई बात, हो गई। ठीक है, लेकिन कौन कौन थे? कौन कौन 3 सदस्य थे? बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन से 3 सदस्य थे जो भारत आए थे। सबसे पहले इसमें है सर पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा है स्टेफर्ड क्रिप्स, तीसरा है अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य भारत भेजे थे, इनको कैबिनेट मिशन कहा गया। अब जो इसमें सर पैट्रिक लॉरेंस थे वो कौन थे? भारत सचिव थे। कौन थे? भारत सचिव थे। स्टेफर्ड क्रिप्स थे, व्यापार मंत्री थे। और अलेक्जेंडर थे, नौसेना मंत्री थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। अब ब्रिटेन के कैबिनेट के सदस्य थे तो भारत सचिव क्यों था? है व्यापार मंत्री, ठीक है, आपका नौसेना मंत्री, ठीक है, इसके अधीन तीनों सेना रहती थी।
लेकिन जो ये भारत सचिव है दोस्तों, अगर आपने पिछला पढ़ा होगा या देखा होगा, तो 1857 में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति का परिणाम क्या निकला था कि 1858 में तुरंत भारत के लिए एक शासन आयोग लाया था, भारत शासन अधिनियम लाया था। और उस अधिनियम में क्या किया गया था कि अब जो ब्रिटिश ताज ने वह ईस्ट इंडिया कंपनी को, शासन को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था, और बताया था कि अब भारत के ऊपर जो कंट्रोल रहेगा किस तरह से रहेगा, उसके लिए अब एक भारत सचिव को नियुक्त कर दिया गया। और भारत सचिव कौन होगा, वह कैबिनेट, ब्रिटेन कैबिनेट है, ब्रिटेन की कैबिनेट का कोई एक सदस्य भारत सचिव होगा। ठीक है, और वही भारत सचिव कौन था, सर पैट्रिक लॉरेंस थे। और इसके साथ अन्य दो व्यक्ति जो भारत को भेजा गया था, स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। अब जब ये भारत आते तो इनके पास काम क्या क्या थे, क्या क्या प्रावधान इनको दिए गए थे, क्या क्या कार्य इनको दिए गए थे। इनको पास चार मुख्य रूप से काम दिए गए थे। पहला कार्य क्या था, पहला प्रावधान क्या करना था इन्होंने, कि संविधान सभा का गठन करना। देखिए आगे संविधान सभा पे कैबिनेट का पहला कार्य क्या था, संविधान सभा का गठन करना था दोस्तों। ठीक है, संविधान सभा का गठन करेंगे। अब दूसरा क्या था कि मुसलमानों द्वारा या मुस्लिम लीग द्वारा जो अलग एक संविधान सभा की मांग की जा रही है, उसको भी अस्वीकार करना। ठीक है, अस्वीकार करना, निरस्त करना, खारिज करना, किसका काम था ये, कैबिनेट मिशन का। और तीसरा जो इनका प्रावधान था संविधान निर्माण से स्वतंत्रता तक। जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता या देश स्वतंत्र नहीं हो जाता, संविधान सभा के निर्माण से लेकर क्या है, स्वतंत्रता तक, संविधान सभा कि संविधान सभा तो गठित हो जाएगी, हमारा काम संविधान सभा का गठन करना ही है, लेकिन उससे लेकर स्वतंत्रता तक, जब तक देश आज़ाद नहीं होता तब तक देश के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन करना। ठीक है, इनका ये कार्य था। और क्या काम था इनके पास, भारत के लिए एक यूनियन का गठन करना। और इन्होंने क्या किया, इन चारों शर्तों के साथ भारत में आए और इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इनका विरोध भारत वालों ने नहीं किया, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी शर्तें नहीं थी जिसमें भारतीयों को ज़्यादा डोमिनेट किया गया, करने की कोशिश की जा रही हो। तो इसमें कार्य करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि भारत के लिए संविधान सभा के निर्माण पर कार्य करना शुरू कर दिया। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जनसंख्या को देखा, देश की आबादी को देखा कि जो भारत में है वो अभी कितनी आबादी है, कितने जनसंख्या है। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले निर्धारित किया कि जो कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 389 होगी। पहले ही कैबिनेट मिशन ने निर्धारित कर दिया कि भारत के लिए जो हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे, उस सभा के अंदर जो सदस्यों की संख्या होगी वो 389 होगी, 389 होगी। ठीक है, और 389 किस आधार पर होगी, यह थी 389 किस आधार पर इन्होंने रखा, बहुत बड़ा प्रश्न है। 389 इस आधार पर रखा कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व करेगा। 10 लाख की जनसंख्या के पीछे एक व्यक्ति संविधान सभा के अंदर आएगा। ठीक है, और उस वक्त जब देश की अगर हम बात करते हैं तो मात्र 38.60 लाख के आसपास, 60 करोड़ के आसपास क्या है, 38 करोड़ 60 लाख के आसपास क्या है, देश की जनसंख्या थी। 38 करोड़ 60 लाख के आसपास इतनी देश की जनसंख्या थी। और अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसमें है इतने ही 389 लोग ही संविधान के अंदर जा सकते थे। और उस समय इतनी कम पॉपुलेशन थी, 40 करोड़ भी पूरी नहीं थी। ठीक है, और वर्तमान में 140 हो गए, 100 करोड़ और बढ़ गए। और उस समय तो पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, फिर भी इतनी कम जनसंख्या थी। और आज सिर्फ और सिर्फ भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से ऊपर निकल गई है ना। क्योंकि जो 1950 से लेकर 1980 तक के 3 दशक है, इन 3 दशकों को क्या कहा जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। जनसंख्या विस्फोट मतलब कि इन 3 दशकों में सबसे अधिक पॉपुलेशन देश के अंदर बढ़ी थी, 1950 1980। चलो आते हैं, तो जब इन्होंने बोला कि 389 लोग हो गए, अब प्रश्न ये उठा कि 389 सदस्य तो हो गए, लेकिन वह आगे कैसे, संविधान सभा के अंदर कैसे आगे। तो ये जो 389 सदस्य है, इनको इन्होंने क्या बांटा, 3 क्षेत्रों में बांटा। ठीक है, 3 क्षेत्रों में बांटा कि 3 जगह से ये हमारे संविधान सभा के अंदर लोग आएंगे। ठीक है, कितने, 389। अब 3 किस तरह से बांटा, 292 जो सदस्य है वो ब्रिटिश प्रांत से आ गए। इन्होंने बोला कि 292 जो सदस्य है वो ब्रिटिश प्रांत से आ गए। फिर इन्होंने बोला 93 जो सदस्य है वो
भारत की देशी रियासतों से आगे, कितने आगे, 93। फिर बोला कि जो 4 सदस्य है वह चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आगे, कितने, 4 93 और 292, टोटल होता है 389 सदस्य, है ना। ये 389 सदस्य है वो संविधान सभा के अंदर आएंगे। लेकिन ना कैसे मनोनीत होकर आगे, निर्वाचन होकर आगे, इस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले क्या, जो चीफ कमिश्नर के क्षेत्र थे वो 4, इसमें कितने, कौन कौन से जगह थे चीफ कमिश्नर के क्षेत्र, कौन कौन से थे, है ना। हम 93 रियासतों को नहीं गिना सकते, हम लोग 292 ब्रिटिश प्रांत को नहीं गिनाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र उसमें कौन कौन से थे दोस्तों, तो याद रखना। सबसे पहला था अजमेर मेरवाड़ा, राजस्थान में है वर्तमान में, कौन सा, अजमेर मेरवाड़ा, जो उस समय चीफ कमिश्नर का क्षेत्र था। दूसरा है दिल्ली, दिल्ली भी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, है ना। तीसरा क्या था, कुर्कू, जो कर्नाटक में है, कुर्कू, है ना, ये भी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। और जो बलूचिस्तान है, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से आज के डेट में इसका पंगा चला है ना, इसको भी देखना आपने। तो यह थे हमारे, क्या थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। अब प्रश्न उठता है कि जो हमने 389 सदस्य तो बताए, कुछ देशी रियासतों से आ रहे, 4 हमारे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आ रहे, और 292 हमारे ब्रिटिश प्रांत से आ रहे हैं। लेकिन यह आएंगे कैसे, उठाकर ऐसे कुत्तों को रखने जगह से विधानसभा के अंदर लो जी हमारे सदस्य ले लो, या कोई ऐसे नहीं मैं भी सदस्य हूँ, नहीं। इसके लिए क्या किया इन्होंने, कि जो ये देशी रियासतें हैं, यहाँ देखो कि ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र थे, ब्रिटिश प्रांत कितने, 292, और जो आप चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बोल रहे 4, जो 296 पर है, वो क्या होगा, ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के सदस्यों का क्या होगा, निर्वाचन होगा। अर्थात इनको चुनाव लड़कर संविधान के अंदर पहुंचेंगे। जबकि इन्होंने बोला कि जो देशी रियासतें हैं, देशी रियासतों के जो सदस्य हैं वो मनोनीत होकर संविधान सभा के अंदर आ गए। देशी रियासतों की अपनी मर्जी, जिस मर्जी व्यक्ति को संविधान सभा के अंदर भेजे। लेकिन जो ब्रिटिश प्रांत और जो ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है, 292 ब्रिटिश प्रांत के और 4 ब्रिटिश इसके चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के, इनका क्या होगा, चुनाव होगा। चुनाव कराया जाता है, ठीक है, देशी रियासतें खुद ब खुद अपने सदस्य भेज देगी। अब फिर प्रश्न उठता है कि चुनाव तो होगा, लेकिन चुनाव का आधार क्या होगा, चुनाव करवाना कैसे है, यह भी बहुत बड़ा प्रश्न अपने आप में था। और चुनाव कराने के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फिर से इनको 3 श्रेणियों में बांट दिया, ठीक है। इन सीटों को फिर से 3 श्रेणियों में बांट दिया कि इन जो 296 सीटों पर चुनाव है वो 3 तरीके से होगा। वो कैसे होगा, सबसे पहले इन्होंने रखा सामान्य वर्ग से। सामान्य वर्ग से कितने प्रतिनिधि चुनाव लड़ सकते हैं, 213। सामान्य जो आपका वर्ग है उसमें 213 प्रतिनिधि चुनाव लड़ सकेंगे। पंजाब का जो सिख प्रांत है, पंजाब प्रांत का जो सिखों के लिए रिजर्व किया गया, आरक्षित किया गया, वहां से हमारे 4 सदस्य संविधान सभा के अंदर पहुंचेंगे। 4 सदस्य वहां पर क्या है, प्रतिनिधि क्या है, चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद जो शेष भारत है, पंजाब सिख प्रांत को छोड़कर शेष भारत है, उसके लिए 79 जो है सीटें हैं वो मुसलमानों के लिए आरक्षित की गई, कि यहाँ पर 79 सीटों पे क्या है, मुसलमान चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। और चुनाव हो जाता है। चुनाव हो जाता है कब होता है, जुलाई को, जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव करवाया जाता है। और जब चुनाव कराया जाता है, इसमें कम से कम लगभग 10 राजनीतिक दल शामिल हुए। 10 राजनीतिक दलों ने इसमें क्या क्या भाग लिया और चुनाव करवाया गया, ठीक है। और 10 राजनीतिक दलों ने जब इसमें भाग लिया तो इसका नतीजा निकला दोस्तों। और नतीजा क्या निकला, देखिए नतीजा क्या निकला। इसमें जो 389 में से 208 सीटें वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ले ली। चुनाव करके 208 सीटें किसने जीती, कांग्रेस ने। और मात्र 73 सीटें किसके हाथ में चली गई, मुस्लिम लीग के हाथों में। कितने गए, 73। मुस्लिम लीग ने कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की, 73। और जो अन्य है वह 15 सीटें क्या है, अन्य दलों में रह गई। और जो ये 15 सीटें अन्य दलों में है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य दलों में जो 15 सीटें रह गई, इनमें जो निर्दलीय थे, जिनका कोई भी दल नहीं था, निर्दलीय की सीटें इसमें कितनी थी, 8, जिन्होंने आजाद से चुनाव लड़ा था। 8 सीटें निर्दलीय चली गई, बाकी बची 7। और जो 7 सीटें है वो 7 दलों को एक मिली थी। कितनी, एक मिली थी, एक मिली 7 दलों को, ठीक है। 8वां हो गया मुस्लिम लीग, 9वां हो गया
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और जो 10वां दल था जिसको एक भी सीट नहीं मिली थी वो कौन था? ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चुनाव में 10 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया था, जिसमें एकमात्र हिंदू महासभा ऐसा दल था जिसको एक भी सीट नहीं मिली थी संविधान सभा में, एक भी सीट पर इसको क्या है, चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है कि किस राजनीतिक दल को संविधान सभा के अंदर एक भी सीट पर विजय नहीं मिली या एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई, तो वो कौन सा है? हिंदू महासभा। बाकी जो हमारे 7 दल थे उन सभी को एक मिली, मुस्लिम लीग को 73 मिली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटों पर क्या है, बहुमत मिली थी। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, जब ये संवैधानिक चुनाव होते हैं तो देश के अंदर क्या है, दंगे होना शुरू हो जाते हैं। और दंगे कौन करते हैं? मुसलमान। क्यों करते हैं? देखो यहां पर क्या होता है कि संविधान सभा के चुनाव से हार के बाद मुस्लिम लीग निराश होकर क्या करती है, 16 अगस्त 1946, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, याद रखना, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई के नाम पर क्या करती है, पश्चिम बंगाल के अंदर दंगे करना शुरू कर देती है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के अंदर। कब? 16 अगस्त 1946 को। जैसे जुलाई में चुनाव हुए, जुलाई के एंड अगस्त में क्या है, परिणाम आ गए, मुस्लिम लीग उसमें हार गई, सिर्फ 73 सीटों पर सिमट कर रह गई। तो उसमें क्या उन्होंने बौखलाकर या उससे क्या है निराश होकर इन्होंने क्या किया, 16 अगस्त 1946 को पश्चिम बंगाल के अंदर एक प्रत्यक्ष कार्रवाई के नाम पे दंगे करने शुरू कर दिए। और इतने दंगे कर दिए कि बहुत ही जान और माल का नुकसान हुआ। और इस दिन को क्या है, इसमें क्या हुआ, सबसे बड़ा कमी तो इसमें निकला कि जब जैसे जितने इनके दंगे बढ़ रहे थे तो वहाँ पर उसके बाद एक माउंटबेटन योजना आती है, उसको ये निर्णय लेना पड़ा कि अब भारत को क्या है बांटना जरूरी है। मतलब कि अंग्रेजों की फूट और राज करोगे नीति अब सफल होती दिखाई दे रही थी, है ना। लेकिन मौलाना कलाम ने क्या बोला कि जो 16 अगस्त का दिन है वो हम पूरे देशवासियों के लिए काला दिन है, ब्लैक डे, है ना। तो 16 अगस्त को ब्लैक डे किसने कहा? मौलाना आज़ाद ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि इस दिन क्या पश्चिम बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग द्वारा भारी संख्या में सांप्रदायिक दंगे फैलाए गए थे। ठीक है। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन के कुछ प्रस्ताव थे। अभी हमने सिर्फ इसमें क्या, कैबिनेट मिशन के संविधान सभा का निर्माण उन्होंने कर दिया, चुनाव करवा दिए। इसके बाद हम देखेंगे कि इस कैबिनेट मिशन ने किस प्रकार से अंतरिम सरकार का गठन किया और उसके बाद जो भारत का विभाजन है किस तरह से होता है, अगले कौन सी योजना आती है, माउंटबेटन योजना आती है, उसने किस तरह से अपनी रूपरेखा तैयार की। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहे। वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।